भारतीय जनता पार्टी तो अब्बा जान की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो खालिस्तान की बात कर रही है, वो अफगानिस्तान की बात कर रही है, वो तो हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। हिंदू मुसलमान करने से गरीब वंचित वर्गों का पेट नहीं भरेगा। भाजपा की तरह झूठ बोलने की फैक्ट्री हम लोग नहीं खोल के रखे हैं। ये सब तो झूठे हैं, सब झूठ बोलते इतने तेज हैं कि नागपुरिया जितना है सब ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, वो सब इतना झूठ बोलते हैं। इनके पार्टी के अध्यक्ष भाजपा के स्वतंत्र पटेल कहे कि उत्तर प्रदेश में महंगाई है ही नहीं है। लो अब्बा गप्पा चप्पा करेंगे यही भाजपा के लोग। उत्तर प्रदेश में 2017 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाया, लेकिन जिस पार्टी पिछड़ों की बात करती थी, जो पार्टी अति पिछड़ों की बात करती थी, आज वो भाजपा से दूर है, लेकिन लोगों के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2022 का चुनाव है, जिस समाज की बात करती है उसका उत्थान के लिए पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, किन मुद्दों को लेकर जमीन उतरने वाली है, आज सब तमाम जानकारी आपको राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी देंगे। अरुण जी, इस प्रकार से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2017 में सामने आई, पिछड़ों की बात की, अति पिछड़ों की बात की, उनके सम्मान की, उनका आरक्षण की बात की, भाजपा से बात मांग होती रही, मांग पूरी नहीं, आज गठबंधन से बाहर है। अब 2022 का चुनाव सामने, क्या तैयारी है पार्टी की? देखिए, जिन मुद्दों पर हम गठबंधन किए थे 2017 में, वह जनहित में मुद्दा था और जनता के हित का मुद्दा था। हम स्नातकोत्तर तक समान शिक्षा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू कराना चाहते थे। जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित वर्गों के लड़के पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए हम निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराना चाहते थे। अगर इस देश में एक संविधान है, एक प्रधानमंत्री, एक देश एक टैक्स की बात होती है, एक देश एक प्रधानमंत्री की बात हो रही, एक संविधान की बात हो रही, तो फिर दो तरह की शिक्षा क्यों देश में हो रही है लागू? गरीब का बेटा दरी पर बैठेगा, अमीर का बेटा टेबल पर बैठेगा। तो इस व्यवस्था को समाप्त करके समान शिक्षा हम लागू कराना चाहते थे कि गरीब और अमीर एक साथ पढ़ेगा, तभी वो देश में तरक्की के रास्ते पर जाएगा और राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि हम जब तक गरीबों को अशिक्षित बना के रखेंगे, तब तक गरीबों को हम उनका वोट लेते रहेंगे और हम उनको जागरूक करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के सवाल पर कुछ करना नहीं चाहती। दूसरा था कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक अति पिछड़े वर्गों को नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी। आज 75 जिले हैं, अगर उठाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक जाति के डीएम हैं, एक जाति की एसपी हैं, एक जाति के सीओ हैं, एक जाति के एसओ हैं। तो जब जो जातिवाद का आरोप भारत पार्टियां लगाती हैं, जब सरकार बना लेती हैं, तो अपने जातियों को सबसे ज़्यादा तहरीज दे करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे वर्गों को भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो हमने कहा था कि जो 2001 में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट माननीय राजनाथ जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बनाया था, उसी रिपोर्ट को लागू कर देने से 2017 में हमें लगता है कि अति पिछड़े लोगों को भी नौकरियों में हिस्सेदारी मिलने लगेगी। लेकिन सरकार इस चीज़ को करना नहीं चाहिए, इससे कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि पटेल नाराज हो जाएगा, यादव नाराज हो जाएगा। इनको ये दोनों नाराज दिख रहे हैं, लेकिन अति पिछड़े में राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, अर्कवंशी, बारी, बियार, बंजारा, खंगार, आरक, जो तमाम अति पिछड़ी उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, इनको नौकरियां न मिल पावे, इसके लिए वो दो जातियों को डर सता रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। एक तरफ 10% गरीब सवर्णों को 72 घंटे में आरक्षण सरकार देती है, और दूसरी तरफ 74 साल में अति पिछड़ों को 27% आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दे पाती है। इसीलिए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर आबादी हमारी 62% है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में कही थी कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम पिछड़ों की जातिवार जनगणना करा करके उनको हिस्सेदारी देंगे। लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई, जब हम लड़ने लगे 2017 से 2018 तक, हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं देखे होंगे कि जो सत्ता में रह करके सरकार के ही खिलाफ लड़ा हो और सरकार से हिस्सेदारी मांग रहा हो और सत्ता को त्याग दिया हो। पहले थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कानून मंत्री थे नेहरू जी की सरकार में, उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इसलिए कि वो वंचित वर्गों को न्याय देना चाहते थे, महिलाओं को आरक्षण, हिंदू कोड बिल पास कराना चाहते, लेकिन सरकार नहीं किया तो उन्होंने इस्तीफा दिया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इसी मुद्दे पर कि अगर सामाजिक न्याय की रिपोर्ट नहीं लागू होगी तो हम तुम्हारी सरकार में नहीं रहे, और ये इस्तीफा दे दिया। अपने तो इस्तीफा दिया ही, 2 राज्य मंत्री, 6 सदस्य इस्तीफा दिए। अगर हम सत्ता लोभी होते तो हम सत्ता में चिपके होते, हम सत्ता
समाज के लिए आए थे, समाज को हिस्सेदारी नहीं मिले तो हम अलग हो गए। आज हमारा स्पष्ट मानना है कि 2022 में जनता ने ये तय कर लिया है कि जिस तरीके से भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, अब जनता हिंदू मुसलमान की राजनीति से बहुत दूर बात करना चाहती है। अब वो बात करती है शिक्षा पर, वो बात करना चाहती है रोजगार पर, वो बात करना चाहती है महंगाई पर, वो बात करना चाहती है बिजली पर, वो बात करना चाहती है किसान के मुद्दे पर, वो बात करना चाहती है महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर। जो जनता के हित वाली मुद्दे हैं उस मुद्दे पर हम भारतीय समाज पार्टी के लोग ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अब्बा जान की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो खालिस्तान की बात कर रही है, वो अफगानिस्तान की बात कर रही है, वो तो हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। हिंदू मुसलमान करने से गरीब वंचित वर्गों का पेट नहीं भरेगा। अब पेट उनका भरेगा तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने से। ये कहे थे ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहे महंगाई कम कर देंगे। आज हालात ऐसी है, चाहे मध्यम वर्ग का परिवार हो, चाहे निम्न वर्ग का परिवार हो, छोटे व्यापारी वर्ग का परिवार हो, कम गरीब परिवार हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो महंगाई से। 400 रुपये का सिलेंडर आज 900 में बिक रहा है, 100 रुपये का डीजल, 100 रुपये का पेट्रोल, वो भी 100 से पार होने जा रहा है। दूध का रेट बढ़ गया, चीनी का रेट बढ़ गया, आलू का रेट बढ़ गया, दाल का रेट बढ़ गया। जो रेट 2013 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बात करके आई थी, आज उसी सरकार में 4 गुना 10 गुना रेट बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं धरना देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब तो जनता ये देख रही है कि अगर महंगाई कम करने के नाम पर सरकार बनी भाजपा की, तो अब महंगाई के ही मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को, जो उत्तर प्रदेश में 14 साल का वनवास कटा था हमारी वजह से, हमारे गठबंधन की वजह से, अब 14 साल छोड़ दीजिए, वर्षों वर्षों तक योगी आदित्यनाथ जी अपने पुराने स्थान पर जाएंगे। जहां उनको घंटा बजा करके सरंगी बजाने का काम करते थे, अब उसी स्थान पर जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की जनता न अब्बा जान पर चर्चा करना चाहती है, न खालिस्तान पर चर्चा करना चाहती है। यहां गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अकलियत, शोषित, पीड़ित सब को न्याय, सुरक्षा, हिस्सेदारी जो देने की बात करेगा जनता अब उसके साथ। और ओम प्रकाश राजभर जी इन सब की बात कर रहे हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है। हमने एक मोर्चा बनाया है। आपने बात की महंगाई की, आपने बात की जाति की। अब जातियों पे चुनाव होगा या महंगाई पे चुनाव होगा? मेन चीज़ है कि आम जनगणना की आप बात करते हो, आम लोगों की बात करते हो, दूसरी तरफ महंगाई की बात करते हो। चुनाव तो उत्तर प्रदेश का खासतौर से जाति जनगणना पे होता है, जाति समीकरण पे होता है। तो अब महंगाई की बात करेंगे तो फिर भाजपा को कैसे हराएंगे? जाति को जोड़ेंगे तो कैसे हराएंगे? आखिर एक मुद्दा क्यों क्लियर नहीं है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का, किस वे में जाना है? देखिए, देश में एक जाति सच है। अगर जाति देश में, उत्तर प्रदेश में, देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो फिर सभी जातियों का समीकरण बनाया है, सभी का मंत्री है केंद्र में। आपको पता है अलीगढ़ में जब आए थे तो अपने गुजरात से एक मुसलमान का रिश्ता जोड़ लिए। ये बेचारे जहां जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका पुराना संबंध उस जिले से हो जाता है, चाहे उस राज्य से हो जाता है, चाहे उस क्षेत्र से हो जाता है। वो कभी झांकने तक उस जिले में नहीं गए होंगे, उस इलाके में नहीं गए होंगे, लेकिन उसका रिश्ता वहां तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये जातियों को समेटना चाहते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन है? जाट है, जाट राजा थे। भाजपा प्रचार क्या करे? जाट राजा का विश्वविद्यालय बनने जा रहा। अब क्या कह रहे हैं? गुर्जर राजा का जा रहे हैं मूर्ति लगाने। तो ये जातिवादी भारतीय जनता पार्टी अगर जाति से वो समाहित नहीं होती तो ये अलग अलग जातियों को न तो अध्यक्ष बनाते, न विधायक बनाते, न सांसद। देखो अभी प्रदेश अध्यक्ष इनका पटेल, उप मुख्यमंत्री मौर्य, एक मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री पंडित, दूसरा ठाकुर। ये किस कैटेगरी में बना है? जाति अगर सच नहीं होती ना तो जातियों के आधार पर कॉम्बिनेशन बैठा करके सियासत की समीकरण नहीं बैठाई जाती। इसीलिए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जातियों को समझा कि अगर इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जाति एक सच है तो जातियों को जोड़ो, और ये जातियां जब तक जुड़ेंगी नहीं तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। आपने जातियों की बात की, दिलचस्प चीज से पीछे देखने को मिला भाजपा में, ए.के. शर्मा को मंत्री नहीं बनाया गया। बेचारे के इतना दौड़ा दिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, प्रधानमंत्री ने भेजा था उन्हें। ये तो ऐसा चर्चा कराए साहब कि बहुत करीबी है माननीय प्रधानमंत्री जी के। अरे बाप रे बाप, इतना करीबी तो हमने नहीं देखा कि उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बाबा जी हट जाएंगे। अब बेचारे को लाके संगठन में रख दिया। आज उनका कहाँ चर्चा हो रहा है? यही तो है। क्या वो भूमिहार जाति के थे, इस नाते उनको नहीं स्थान मिला क्या? अगर उत्तर प्रदेश में जातियों की हिस्सेदारी की बात होती तो उनको संगठन में रखा गया है कि अब आप वोट दिलाओ अपने बिरादरी का, अब अगली बार अगर आपका बिरादरी हमको वोट दे देगा तो आपके बारे में सोचा जाएगा। 2022 में 63% अति पिछड़ा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है। तो सपा, कांग्रेस, बसपा ये सब कहाँ जाएगी? ये सब
ऑफिस में बैठे रहेंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रही सोशलिस्ट देव पार्टी समाज। ऑफिस में बैठे रहेंगे, ट्विटर पर ट्वीट करेंगे, टीवी पर आकर। ये किसकी कह रहा है, किसकी बात कर रहा है? देखो, जनता वोट करेगी, जनता 63% एक पार्टी से कही जा सकती है। हम जनता के साथ हैं ना, हम जनता के बीच में हैं, प्रतिदिन जनता के बीच में। हम डेली 10,000 लोगों से बात करते हैं, और वो किस पे बात करते हैं? ट्विटर पर बात करते हैं। बसपा सपा कांग्रेस के सम्मेलन क्या बेकार है? उनके सम्मेलन कहाँ हो रहे हैं? एक ऑफिस में बुला के सम्मेलन 500 लोगों को करके पूरे 24 करोड़ जनता का फैसला हो जाएगा? हम तो डेली 17 तारीख को फर्रुखाबाद, आज बनारस, कल चंदौली, ऐसे हम हर जिले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रमुख, महासचिव और संगठन के जो बड़े नेता हैं डेली 5,000, 4,000, 10,000, 15,000 लोगों से बात कर रहे हैं। सरकार जनता ने बनाती है, तो जनता जिसके साथ होती है वही ना सरकार बनाएगा। भाजपा के पास जनता कहाँ है बताइए? भारतीय जनता पार्टी जानते हैं कहाँ वोट दिखा रही है? एक तो टीवी में, दूसरा विज्ञापन में। विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं बाबा जी ना। देखो विकास कहाँ दिख रहा है? विज्ञापन में। बंगाल वाला विकास यहाँ दिख रहा है, गुजरात वाला विकास यहाँ दिख रहा है। योगी बाबा का कोई विकास ही नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। खुद इन्होंने अपना नाम बदला है। देखो, जो अपना नाम बदल सकता है ना, उसको बड़ा रुचि आता है जिले का नाम बदलने में, योजना का नाम बदलने में बड़ा रुचि होता है। तो ये 4.5 साल तक योगी जी की सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। इन्होंने काम क्या किया? शौचालय बनाया है। अब जाकर देखना शौचालय में। ये योगी जी का शौचालय योजना नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री का योजना है। गिनाता कौन है? मुख्यमंत्री। कि हमारा योजना, हमारी प्रदेश में इतना शौचालय बन गया, इतना आवास मिलता किसको है? शौचालय बना किसका है? ऊपर ही रखने वाला है। शौचालय टूट चुका है, 90% शौचालय यूज के हैया नहीं है, काम के हैया नहीं है। आवास उसको मिला है जो 40,000 दिया है, पेंशन उसका बन रहा है जो 1,000 दे रहा है, मुकदमा उसका दर्ज हो रहा है तो थाने 5,000 देने लायक है। आप गठबंधन में थे, आपने भी कुछ दिया था? अरे गठबंधन में तो याद दिला रहे थे कि कहे थे बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार, बहुत गुंडा राज। सोशलिस्ट देव पार्टी समाज ने क्या दिया था? हमने ये वादा, उन्होंने इनसे कहा था, ये कहे थे हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अभी देखो कैग की रिपोर्ट आई कुंभ में। ये मतलब कि सनातन धर्म में एक साधु बैठा हुआ है ऊपर उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, और उसके बैठने के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश में घोटाला हो रहा है तो समझ लो बाबा जी का संरक्षण घोटाले में बहुत शामिल है। कैग की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि योगी जी ने बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल से माटी ढुलवाया है, रिक्शा से माटी ढुलवाया है। मतलब वो कैग की रिपोर्ट, हम नहीं कह रहे हैं, मतलब जो सरकारी आंकड़े पेश हो रहे हैं उसमें यह है कि योगी जी ने कुंभ में जो एक बहुत बड़ा भव्य बताते हैं ना कि कुंभ का मैंने इतना बड़ा योजना कर दिया, आयोजन, उसमें घोटाला कर दिया। अभी राम मंदिर में घोटाला हुआ, 2 करोड़ की जमीन 10 करोड़ में बेच रहे हैं। वो तो सब आरोप लगा रहे हैं राम मंदिर को। अगर आम आदमी पार्टी भी लगाए, सपा भी लगा रही है, सोहेल देव कहे तो कोई बड़ी बात। अगर सच है तो आरोप को खारिज करें। भाजपा इससे भाग क्यों रही है? इसका मतलब भाजपा संलिप्त है इस मामले में। बतावे हैं भाजपा ही कि हमने चोरी नहीं किया है। भाजपा 2022 के चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे मुद्दे जो मानेगा हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। पूर्वांचल में भाजपा मजबूत है, पश्चिमांचल मजबूत नहीं है। कौन कहता है पश्चिमांचल मजबूत नहीं? फर्रुखाबाद चलना 17 तारीख को। अभी देखो 3 दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हरदोई में। अंतिम सवाल एक चीज़, कितनी सीटों पे जीत रही 2022 में? देखो, जनता जीत का फैसला करेगी, जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में। सब तो कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीत रहे हैं, सरवा 403 ही सीटवा है खाली। जब सब 400 जीत जाएंगे तो 3 सीटों में कौन पार्टी जीतेगी? भाजपा वही में रहेगी, कांग्रेस वही में रहेगी, बसपा वही में रहेगी। सपा वाले कह रहे हैं 400 सीट जीत रहे हैं। तो भाजपा क्या 403 पे जीत रही है? अरे 403 छोड़ो, जब वो 400 जीत चुके हैं तो 3 ही ना बचा जी। भाजपा कहीं नहीं जीत रही, क्या मतलब? क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? जनता इस बार 403 सीटों पर भाजपा को हटाने के लिए ज्यादा फैसला करेगी। हम उत्तर प्रदेश में 250 सीट जीतेंगे। जब मुंह से बोलना है तो मुंह से बोल दे रहे हैं। सपा 400 जीत गई, बसपा कह रहे हम 350 जीत गए, हैं? कांग्रेसों कह रही है हम भी 200 जीत गए, तो हम भी कह रहे हैं हम 250 जीत रहे हैं। तो जनता नहीं जिताएगी? 2022 में जनता फैसला करेगी। मुहम्मद से सब जीता था ये समय जनता के बीच में क्यों ना, सब मुंह से जीता था। और 2022 में जनता हमको जिताएगी और जनता बदलाव लाएगी, बाबा जी को यहाँ से हटाएगी और सरकार का परिवर्तन करेगी। गठबंधन में 2022 में जाना हो जीत के बाद या जीत के पहले, तो सबसे पहले भाजपा किसको चुनने वाली है?
देखो, पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी, गठबंधन के सवाल पर कि अगर भाजपा को हटाना है तो पहला प्राथमिकता समाजवादी पार्टी, दूसरे प्राथमिकता पर बहुजन समाज पार्टी और तीसरे पर कांग्रेस पार्टी। प्राथमिकता के आधार पर अगर वाकओवर देना है भाजपा को जिताने के लिए, सपा को, तो वो किसी से अलायंस ना करे। वो वाकओवर दे चुके हैं भाजपा को जिताने के लिए। आज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने सेकुलर पार्टियां हैं जो संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जो पिछड़े दलित, अभी हाथरस कांड 1 साल हो गया, अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। अगर उसी जगह पर ब्राह्मण होता, हैं, बाबा जी का रिश्तेदार होता तो न्याय मिल गया होता। तो हकीकत ये है कि 2022 में जनता अपना मुद्दा सेट कर चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान को सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा, हिस्सेदारी, आरक्षण, इन सब मुद्दों को जनता सेट कर चुकी है और इन्हीं मुद्दों पर वोट देगी और इन्हीं मुद्दों पर सरकार बदलेगी। और 2022 में हम जिधर जाएंगे, देख लेना, जहां हम जाएंगे सरकार वहां बनेगी और सरकार वहीं से नया रास्ता चुन करके जनता के हित में काम शुरू करेगी। हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे, विकास करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता के सुख दुख में रहेंगे और जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। भाजपा की तरह झूठ बोलने की फैक्ट्री हम लोग नहीं खोल के रखे हैं। ये सब तो झूठे हैं, सब झूठ बोलते इतने तेज हैं कि नागपुरिया जितना है सब ट्रेनिंग दे लेकर के आते हैं, वो सब इतना झूठ बोलते हैं कि अभी उन्होंने कहा, इनके पार्टी के अध्यक्ष भाजपा के स्वतंत्र पटेल कहे कि उत्तर प्रदेश में महंगाई है ही नहीं है। लो, मतलब उत्तर प्रदेश में वो आलू नहीं खाते हैं, वो दाल नहीं खाते हैं, वो सरसों का तेल नहीं खाते हैं, वो पेट्रोल डीजल नहीं भराते हैं, क्योंकि वो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो सरकार में है। महंगाई तो गरीब के पास है ना, वो तो जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, जो कर रहा है, उसके बाद महंगाई है। वो महंगाई से सरकार निजात नहीं पाना चाहती है, बस मूर्ख बना रही है। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में मूर्ख बना के इनको लौटा देगी। अब्बा जान गब्बा जान ये सब जो चल रहे हैं ना, अब्बा गप्पा चप्पा करेंगे यही भाजपा के लोग 2022 में। धन्यवाद। बात करने के बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से देखा जाए 2022 के चुनाव में क्या होगा, दिलचस्प बात होगी, लेकिन विकास और जो विकास की बात है वो सभी पार्टियां करती हैं। आने वाले समय में क्या होगा, सोहेल पार्टी से का कहना है, सो भाजपा ये कहती है कि जिस तरफ हम जाएंगे सरकार उसी की होगी। सभी पार्टियां, छोटी पार्टियां कहती हैं जिस तरफ हम जाएंगे सरकार उसी की होगी। वास्तव में होगा क्या, ये 2022 का चुनाव बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आकाश यादव, DNP इंडिया, लखनऊ।